नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा। नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा, मुस्लिमों के लिए देश का संविधान बदलना चाहती है कांग्रेस। किरेन रिजिजू ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का मांगा इस्तीफा। दिल्ली में फिर खुली पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार की पोल। विधानसभा में डीटीसी पर सीएजी रिपोर्ट पेश। भाजपा ने कहा, नई बसों की खरीद में हुआ बड़ा घोटाला। किसानों को लाभकारी मूल्य देना मोदी सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्याज निर्यात पर नहीं लगेगा शुल्क। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल हुए पूरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी किया रिपोर्ट कार्ड। पिछली सरकारों के कुप्रबंधन पर बोला हमला। कहा, डबल इंजन की सरकार के कारण प्रदेश का हुआ समग्र विकास। यूक्रेन रूस के बीच संघर्ष विराम को लेकर सऊदी अरब में अमेरिकी और रूसी प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक। दोनों पक्ष 3 साल से जारी संघर्ष को रोकने पर कर रहे हैं बात। और अब सभी खबरें विस्तार से। राज्यसभा में सोमवार को सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कर्नाटक विधानसभा में मुसलमानों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने के प्रावधान वाला विधेयक पारित होने पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। तो संसद में कर्नाटक के मुद्दे को लेकर काफी हो हंगामा हुआ। चाहे राज्यसभा की कार्यवाही की बात हो या फिर लोकसभा की कार्यवाही की बात, दोनों ही सदनों में काफी व्यवधान पड़ा, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा। रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। Download Waves OTT app now and watch for free. राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। नई सुबह, नई शुरुआत। डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। इंडिया में जितने इंडियंस हैं, उतने ही इंडियाज भी। So for the record, this is my India. This is my अनदेखा, अनसुना, unbelievable India. This is my favorite designer wear वाला India. my सखत एनर्जी हिरो इंडिया। এই হলো আমার দুর্দান্ত রোড ট্রিপের ইন্ডিয়া।
India join the Waves Explorer Challenge. Show us what makes you say, for the record. This is my India. The world of entertainment is exploding. Stories waiting to be told and experiences waiting to be shared. But how do you connect to the right partners to bring your vision to life? Introducing Waves Bazaar, the ultimate business collaboration hub for media and entertainment, connecting you to a global network of opportunities. Are you a creator with something extraordinary to offer? Waves Bazaar is your gateway to buyers and distributors. Are you a buyer searching for high-quality content? Find the best creativity and talent here. The Film Marketplace offers an interactive platform to creators to bring their films, while producers, distributors, and platforms find the stories that audiences will love. Game developers showcase their innovations, while gaming companies discover content that pushes creative boundaries. Latest technologies of VFX and VR technologies are powering Tuktit content more real than reality, fostering creativity beyond imagination. Podcasters and audio creators connect with radios and platforms. Artists share their music. Buyers find the right sound for their next big project. Influencers connect with brands for high-impact collaboration. और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। राज्यसभा में सोमवार को सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कर्नाटक विधानसभा में मुसलमानों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने के प्रावधान वाला विधेयक पारित होने पर कड़ा विरोध जताया और कांग्रेस पर संविधान बदलने का प्रयास करने का आरोप लगाया। इस कारण हंगामे के चलते उच्च सदन की बैठक 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2:35 पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक शुरू होते ही भाजपा सदस्यों ने आरक्षण का मुद्दा उठाया और हंगामा करने लगे। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि जो लोग खुद को संविधान का रक्षक बताते हैं, उनकी सोच बिल्कुल उनके दावे के उलट है। नड्डा ने कहा कि तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी का हक मारकर मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया। कांग्रेस का इतिहास रहा है, चाहे वो कर्नाटक की विधानसभा रही, कर्नाटक के विधानसभा में ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए 4% का रिजर्वेशन का प्रस्ताव पारित किया है। इन्होंने तेलंगाना की विधानसभा में पहले तो इन्होंने एससी का, एसटी का और ओबीसी का हक मार करके रिजर्वेशन मुस्लिम्स को, माइनॉरिटीज को देने का काम किया है। मुस्लिम्स को स्पेसिफिकली ओबीसी में बैकडोर से एंट्री देने का भी खुद से प्रयास इन्होंने किया है। और वहीं हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जो लोग संविधान के रक्षक होने का दावा करते हैं, वे लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे कांग्रेस नेता ने जो कहा है कि आरक्षण के मुद्दे पर जरूरत पड़ी तो संविधान में बदलाव किया जाएगा। One of the senior leader of the Congress party, very responsible Congress leader, who is holding a constitutional post, has made a statement that they are going to change the Constitution of India to provide reservation in contract work to a Muslim community. We cannot take this statement lightly, because if it was a statement made by any ordinary person, then we can understand, we can reply outside. But since the statement has come from a person who is holding a constitutional position, and in a very clear term, he has stated that Congress party will provide reservation to Muslim community, and for that they will change the Constitution of India. Reservation for it is extremely serious. It is a matter which we cannot tolerate, and this is assault on the Constitution of India, the Constitution provided by Dr. B.R. Ambedkar. और इस सब के बीच राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कर्नाटक के मंत्री ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की तरफ से ना तो किसी ने संविधान बदलने की बात कही है और ना ही कहेगा। देश का
बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये देश के संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं। और लोकसभा में कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण और यूपी में महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर लोकसभा में हंगामा हुआ, जिसके कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के संविधान बदलने वाले एक कथित बयान का उनका नाम लिए बगैर हवाला देते हुए कहा कि यदि कांग्रेस संविधान में विश्वास करती है तो उसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को बर्खास्त करना चाहिए। वहीं लोकसभा में वित्त विधेयक 2025 पर इस वक्त चर्चा चल रही है। 1947 में सरदार पटेल जी और पूरे संविधान सदन ने उस समय रिलीजियस रिजर्वेशन को खारिज किया था। भारत के संविधान में धर्म के नाम से कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। आज कांग्रेस पार्टी का संवैधानिक पद पर बैठ करके वरिष्ठ नेता जब बोलता है कि संविधान को बदलाया जाएगा मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए, ये हम मंजूर नहीं हो सकता है। कांग्रेस पार्टी बाबा साहब का नाम को लेकर के संविधान किताब को जेब में हाथ में लेकर के नाटक करते हो, मैं उसका निंदा करता हूँ। और कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस नेता और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बयान पर भाजपा ने कड़ी नाराजगी जताई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मुस्लिम वोट बैंक परस्ती में देश कहां जाकर रुकेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महिला होते हुए भी 3 तलाक को समाप्त करने के बिल का विरोध किया था। मुस्लिम वोट बैंक परस्ती में देश कहां जाएगा? याद करिए, इन्होंने शाहबानो के जजमेंट को पलट दिया था ना। कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी एक महिला है, टीएमसी की नेता ममता जी एक महिला है। इन सबों ने 3 तलाक को समाप्त करने के बिल का विरोध किया था। वोट बैंक की पकड़ और जकड़ कितनी ज्यादा है कि बड़े पार्टियों की महिला नेत्री भी महिला के लिए लाए गए कानून पर दब जाती हैं क्योंकि वोट गड़बड़ा जाएगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस संविधान के खिलाफ काम कर रही है। भारत के संविधान में रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन इज नॉट परमिसिबल। आपको पता है, डॉक्टर अंबेडकर की उक्ति को भी हमने कई बार कहा है, अभी फिर पढ़ दूंगा। आप बैकवर्ड जो हैं, बैकवर्डनेस के आधार पर रिजर्वेशन देंगे। सीधा 4% मुस्लिम्स को हम दे रहे हैं रिजर्वेशन ऑन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इट इज सिंपली नॉट परमिसिबल, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फिर भी आप किए जा रहे हैं। तो ये जो मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स में वन अप मैनशिप चल रही है, ये कहां तक जाएगी? बीजेपी इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। और अब बात दिल्ली की। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। बजट सत्र के पहले दिन डीटीसी के कामकाज पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैग रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में वित्तीय प्रबंधन में अनियमितताएं, बस सेवाओं की खराब स्थिति, यात्री सुविधाओं की कमी और पर्यावरणीय प्रभावों पर चिंता जताई गई है। कैग रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान रेखा गुप्ता ने कहा कि रिपोर्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि डीटीसी लंबे समय से वित्तीय घाटे में संचालित हो रहा है, राजस्व में वृद्धि नहीं हो रही है, जबकि परिचालन लागत लगातार बढ़ रही है। सरकार से मिलने वाली सब्सिडी पर अत्यधिक निर्भरता पाई गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि सार्वजनिक परिवहन को सुधारने के लिए दिए गए कई सरकारी अनुदानों का सही तरीके से उपयोग नहीं हुआ,
धनराशि आवंटन और व्यय में पारदर्शिता की कमी पाई गई। डीटीसी की बसों की कुल संख्या मांग की तुलना में कम होने की बात रिपोर्ट में कही गई है। वहीं कई बसें निर्धारित अवधि के बाद भी चल रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वर्कशॉप में उपकरणों और कर्मचारियों की भारी कमी है, जिसके कारण खराब हो चुकी बसें समय पर नहीं चल पा रही हैं। कैमरों, अलार्म सिस्टम और अन्य सुरक्षा उपायों की भारी कमी है। इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग की सुविधा सीमित रूप से उपलब्ध है। कई बस स्टॉप पर बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोला। दिल्ली सरकार पिछली आप सरकार के कार्यकाल पर श्वेत पत्र जारी करेगी। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कैग रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान कहा कि पेंडिंग कैग रिपोर्ट की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया जाएगा। अप्रैल तक वित्त विभाग इस बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। आपको बता दें कि कैग की ये तीसरी रिपोर्ट है, दिल्ली विधानसभा के सदन में रखी गई है। इससे पहले शराब और मोहल्ला क्लिनिक पर भी रिपोर्ट पेश की जा चुकी है। और इससे पहले खीर सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वर्ग के लोगों को आमंत्रित किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट सत्र से पहले अपने मंत्रिमंडल को खीर खिलाकर मुंह मीठा कराया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली का बजट डबल इंजन की सरकार का बजट होगा और विकसित दिल्ली का नया विजन इसी के साथ शुरू होगा। दिल्ली के इतिहास में इस प्रकार की सेरेमनी, खीर सेरेमनी के माध्यम से दिल्ली की जनता के वो सभी वर्ग जो इस बजट से जुड़े रहते हैं, जिनकी आशाएं, जिनकी अपेक्षाएं दिल्ली सरकार से और दिल्ली के बजट से रहती है, आज हमने उन सबको यहाँ आमंत्रित किया है। और ये खीर का भोग प्रभु को लगाने के बाद सबसे पहले वो अधिकारी हैं कि उनको ये खीर मिले और वो इसका स्वाद चखे। बजट कल सदन पटल पे प्रस्तुत किया जाएगा और इस बजट में आप, ये मैंने पहले भी कहा, ये सरकार का नहीं, दिल्ली की जनता का बजट है, दिल्ली के हित में, और विकसित दिल्ली का नया विजन अब यहां से शुरू होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्याज के निर्यात पर अब कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। उन्होंने बताया कि किसानों की उपज को वैश्विक बाजार तक पहुंच सुनिश्चित कराने और उन्हें बेहतर कीमत और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए ये फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि पहले प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, लेकिन जब प्याज के दाम गिरने लगे और किसानों को कम कीमत मिलने लगी, तब सरकार ने फैसला किया कि प्याज के निर्यात पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% से घटाकर 20% कर दी जाए। आज सरकार ने यह फैसला लिया है कि 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी भी पूरी तरह से हटा दी जाए। किसान को लाभकारी मूल्य देना, ठीक दाम देना मोदी सरकार की प्राथमिकता है, प्रतिबद्धता है। प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, पहले 40% से घटा के 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी की, और अब यह फैसला किया है कि 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी घटा के 0 कर दिया जाए। प्याज के एक्सपोर्ट पर अब कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, ताकि हमारे किसानों द्वारा मेहनत से उपजाया हुआ प्याज दुनिया के बाजारों में बिना एक्सपोर्ट ड्यूटी के जाए और किसानों को अच्छे दाम मिल पाए। बढ़ेंगे आगे। भारत ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के 10,000 स्ट्रेन का संपूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग पूरा कर लिया है। विश्व तपेदिक दिवस पर नई दिल्ली में इसे जारी करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस जीनोम सीक्वेंसिंग से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी रोगियों की पहचान और इलाज करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत जल्दी ही 30,000 जीनोम सीक्वेंसिंग पूरा कर लेगा। देश भर के 9 संस्थान और 3 मंत्रालय मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पूरे देश भर से सैंपल लिए गए और उनका विश्लेषण किया गया। आज जिस प्रकार से हमारी क्षमताएं हैं जीन्स को लेकर के, आज ही हमने 10,000 जीन सीक्वेंसेस मुकम्मल की हैं आम जनसंख्या आबादी में, और हमारा लक्ष्य है कि बहुत जल्दी हम 30-32 हज़ार सीक्वेंसिंग कर लेंगे, जिससे ख़ास तौर से जो रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस होता है उसकी पहले से जानकारी हासिल करना और उसका समाधान करने में वैज्ञानिकों को भी सुविधा रहेगी, चिकित्सकों को भी।
उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2017 के पहले किसान आत्महत्या करता था। कृषि सेक्टर पे एक वीरानी छाई हुई थी। आज व्यापक बदलाव हुए। कृषि विकास दर 13.5% से अधिक हुई। इससे प्रदेश के जीडीपी में 28% की बढ़ोतरी हुई है। 2017 के बाद ये डबल इंजन की सरकार ने जो व्यापक परिवर्तन किए हैं वह हम सबके सामने है। जो कृषि की दर थी उत्तर प्रदेश में वह 2016-17 तक केवल 5% के आसपास थी। आज बढ़कर के 13.5% से अधिक हुई है और उत्तर प्रदेश की जीडीपी में इसके कारण 28% की बढ़ोतरी आज देखने को मिल रही है। और इसकी शुरुआत हमारी कैबिनेट ने पहले ही कैबिनेट ने की थी। प्रदेश के अंदर 36,000 करोड़ रुपए की लागत से लघु और सीमांत किसानों के कर्ज माफी के कार्यक्रम को लेकर के। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन को इस साल 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। साथ ही विधानसभा की स्थापना को भी 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस वर्ष को छत्तीसगढ़ विधानसभा ने रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। इसी विषय पर छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से डीडी न्यूज के हमारे सहयोगी सोमेश पटेल ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 25वीं रजत जयंती मनाई जा रही है। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, रजत जयंती मनाई जाएगी, क्या है थोड़ी सी बताएंगे? छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद 2000 में माननीय देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया और निर्माण के बाद ये 25 साल की यात्रा 2025 में हम इस विकास को छत्तीसगढ़ जिस कारण से बना और जो छत्तीसगढ़ पलायन करने वाला छत्तीसगढ़ कहलाता था, जहाँ भूख से मौत होती है थी, वो छत्तीसगढ़ एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में आगे बढ़ रहा है। और ये 25 वर्ष की यात्रा में रजत जयंती वर्ष में हमने एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन के संबंध में विचार किया। इसका शुरुआत राष्ट्रपति जी ने किया और समापन माननीय प्रधानमंत्री जी इसको आमंत्रित करेंगे और हर महीने एक कार्यक्रम रखेंगे जिसमें छत्तीसगढ़ के बढ़ते हुए विकास को भी चिन्हांकित किया जाएगा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कला और यहाँ के विकास को चिन्हांकित किया जाएगा। महाराष्ट्र में कॉमेडियन कुणाल कामरा की आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सभी कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड यानी सीडीआर की जांच की जाएगी। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया कि कामरा के सीडीआर के साथ साथ बैंक अकाउंट डिटेल की भी जांच की जाएगी। जांच से पता चलेगा कि एकनाथ शिंदे के बारे में आपत्तिजनक स्टैंड अप कॉमेडी के पीछे कौन है और इस काम के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर अपमानजनक टिप्पणी करने पर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा पर कार्रवाई शुरू हो गई है। मुंबई के खार इलाके में यूनी कॉन्टिनेंटल स्टूडियो में बीएमसी के अधिकारी पहुंचे। इस स्टूडियो में कुणाल कामरा ने वो विवादित शो किया था जिसमें शिंदे पर टिप्पणी की गई थी। कॉमेडियन कुणाल कामरा की टिप्पणी के मामले में शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने कहा है कि उद्धव ठाकरे और उनके सहयोगियों की मिलीभगत से ये हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये लोग दिशा सालियान केस से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जानबूझकर ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो जनता की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज एक नया ट्रेंड है हमारे देश की राजनीति में, जो हकदार राजतंत्रवादी हैं, एंटाइटल मोनार्किस्ट्स, वे वर्गवादी लोगों को, क्लासेस लोगों को, एंटाइटल लोगों का उपयोग कर रहे हैं। एक प्रकार से उनको अपने माउथपीस बनाकर अपना पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे। कुछ ही दिन पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में एक बहुत ही गंभीर याचिका उद्धव ठाकरे उभाटाक पार्टी के नेताओं के खिलाफ लॉन्च किया गया। दिशा सालियान के पिताजी ने स्वयं जाकर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दर्ज किया। उससे अटेंशन हटाने के लिए, लोगों को कहीं और, पब्लिक को कहीं और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए ये एक षड्यंत्र है। महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा के मामले में नागपुर नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने एक और अन्य आरोपी यूसुफ शेख के घर पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया, जो शहर के जौहरीपुरा महल में स्थित है। इससे पहले नागपुर नगर निगम ने हिंसा के मुख्य आरोपी
फहीम खान के 2 मंजिला मकान के अनधिकृत निर्माण को भी ध्वस्त कर दिया था। नागपुर में पिछले हफ्ते जो दंगे हुए थे उसके प्रमुख सूत्रधार फहीम खान, इनके घर का डिमोलिशन अभी कार्रवाई नागपुर महानगर पालिका की तरफ से शुरू है। कर्फ्यू पूरी तरह हटा गया है, लेकिन बंदोबस्त बहुत अच्छी तरह से वहाँ रखा गया है। कर्फ्यू हटाने के बाद जनजीवन बिल्कुल सामान्य तरह से यहाँ पर चल रहा है। कोई भी अफवाह अगर फैलती है तो तुरंत वो उस पर गौर करके वो सही है या गलत है ये देख के उस पर विश्वास करना चाहिए। अफवाहों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन्हें जल्द नोटिस जारी किया जाएगा और सांसद को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। संभल पुलिस ने बताया कि 24 नवंबर के दिन हिंसा को लेकर उनके खिलाफ धारा 335/24 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसी केस की विवेचक द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है, जिसमें उन्होंने नोटिस जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि इसी मामले में रविवार को जफर अली की पहली गिरफ्तारी की गई थी। 335/24 ये अभियोग पंजीकृत किया गया था थाना कोतवाली पे 24 नवंबर को जो हुई थी हिंसा, उसके बारे में उसी के उसमें विवेचना के अनुक्रम में विवेचक द्वारा अपने जो विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, उसमें कल पहली गिरफ्तारी की गई थी और उसी के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय के जो दिए गए गाइडलाइंस हैं उसी के अनुक्रम में विवेचक द्वारा जो हमारे यहाँ सांसद हैं उनको भी नोटिस है तालिका का दिया जाएगा और उनसे विवेचना में शामिल होने के लिए अनुरोध किया जाएगा और उसके बाद में आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यूक्रेन रूस के बीच संघर्ष विराम को लेकर सऊदी अरब में अमेरिकी और रूसी प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 3 साल से चल रहे युद्ध को जल्द खत्म करने पर जोर दे रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि सऊदी में बातचीत से सीज फायर का रास्ता खुल सकता है। इस बातचीत से एक दिन पहले अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधियों की आपस में बैठक हुई थी। इस वार्ता का उद्देश्य यूक्रेन में जारी युद्ध को रोकने के लिए कूटनीतिक समाधान निकालना है। हालांकि अब तक किसी ठोस नतीजे की जानकारी सामने नहीं आई है। तो इसके साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। इंडिया में जितने